नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपकी आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, इसमें से एक या दो प्रश्न आपको आने वाली परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो साथियों, वीडियो मन तक बने रहें और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो साथियों करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। साथियों, इंसान को खुद को बदलना चाहिए बल्कि दुनिया को ना बदलने की कोशिश करें। जब इंसान खुद बदल जाएगा तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। तो साथियों करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार वंश का महान शासक कौन था? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी यशपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिहिर भोज, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का एक महान शासक था। दोस्तों, मिहिर भोज ने जो कि 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया था और ये ही गुर्जर वंश के एक महान शासक कहलाए थे। और साथियों, यह प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और आपके आने वाली परीक्षा में भी इससे यह प्रश्न देखने को मिलेगा। साथियों, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक जो कि हरिश्चंद्र थे और यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। और साथियों, महिपाल इस वंश का अंतिम महान शासक कहलाया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन बी कुमारगुप्त ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त गुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहलाता है। और साथियों, आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय यह बौद्ध शिक्षा के लिए एक प्रसिद्ध था और यह महान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। और साथियों, कुमारगुप्त ने 413 ईसा पूर्व से 454 ईस्वी तक शासन किया था, यानी 413 ईस्वी से 454 ईस्वी तक शासन किया था। और उनके ही पुत्र स्कंदगुप्त ने, यानी कि कुमारगुप्त के ही पुत्र थे स्कंदगुप्त, जिन्होंने 454 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया था। और साथियों, चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। और साथियों, स्कंदगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, जो कि इस समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्राधिकरण कौन है जो विधिक मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देता है? ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी विधि आयोग के चेयरमैन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी। साथियों, विधिक मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने वाला भारत का महान्यायवादी होता है। और साथियों, इसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 फर्स्ट में है, यानी कि अनुच्छेद 76 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और साथियों, आपको बता दें कि भारतीय उच्च न्यायालय के सलाहकार का प्रमुख वकील होता है मुख्य न्यायाधीश ही। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना किस वर्ष स्वीकार किया? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1927 में, ऑप्शन डी 1932 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1929 में। 1929 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया था।
और साथियों यह लाहौर अधिवेशन के दौरान ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी मेलों पर कर, ऑप्शन सी पंचायत शुल्क, ऑप्शन डी ग्राम शुल्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेलों पर कर। मेलों पर कर जो कि पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एच में है, यानी कि अनुच्छेद 243 एच के तहत पंचायत द्वारा उपयुक्त में से के पंचायत मेलों पर कर एकत्रित करने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 243 में है, इसमें पंचायत ही मेलों पर कर लगा सकती है। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी शनि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बुध। बुध जो है सूर्य का चक्कर मात्र 88 दिन में, यानी कि 88 दिन में लगा देता है। साथियों, आपको बता दें कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में जाकर लगाती है, और 365 दिन में ही जाकर जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो उसे एक वर्ष कहा जाता है, जो भारतीय कैलेंडर के आधार पर है या विश्व कैलेंडर के आधार पर है। जबकि मंगल को बताएं कि मंगल 686 यानी कि 687 दिन के लगभग सूर्य का चक्कर लगाता है, और शनि सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्ष लगाता है, यानी कि 29.5 साल चक्कर लगाने में शनि को सूर्य का चक्कर लगाने में 29.5 साल लग जाते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बुध। बुध जो कि सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत श्रेणी जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और साथियों, यह सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। सतपुड़ा श्रेणी का यह पूर्वी भाग है, जो छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित है। मैकाल श्रेणी जो कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित है। और साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी फायान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो ये 4th सेंचुरीज में आया, यानी कि 4वीं शताब्दी में आया था, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। और साथियों, आपको बता दें कि यह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने इसे चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए थे। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से ही चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। और साथियों, फायान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था फायान। अगला प्रश्न है,
हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जाती हैं? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी रिकॉर्डर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रिंटर से। हार्ड प्रतियां जो कि प्रिंटर से प्राप्त होती हैं और साथियों प्रिंटर जो है यह आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो कि आउटपुट डिवाइस है। और साथियों जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सागौन का वृक्ष किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी असम तथा मेघालय, ऑप्शन डी मध्य भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्य भारत में। सागौन का वृक्ष जो कि मध्य भारत में अधिक उगाया जाता है। साथियों आपको बता दें कि सागौन की लकड़ी का उपयोग जलयान, फर्नीचर, रेलवे के डिब्बे आदि बनाने में किया जाता है। साथियों यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और ये आपके आने वाली परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से केरल राज्य कब बना था? ऑप्शन ए 1958 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1956 में। 1 नवंबर 1956 में केरल की स्थापना हुई थी या केरल को राज्य का दर्जा दिया गया था। साथियों बता दें कि केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है और साथियों इसकी भाषा है यानी कि इसकी राज्य भाषा है मलयालम। मलयालम जो कि इसकी राज्य भाषा है। और साथियों अगला प्रश्न है, वर्ष 1957 में भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था? ऑप्शन ए अलीबर्ड, ऑप्शन बी स्पुतनिक, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो कि भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह था और साथियों इसका परीक्षण 29 अप्रैल 1975 को हुआ था। 29 अप्रैल 1975 को इसका परीक्षण हुआ था और साथियों यह परीक्षा में आ चुका है और आपके आने वाली परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी आयु तक के बालकों को कारखाने में खतरनाक काम करने पर लगाए जाने प्रतिबंधित किया गया है? यानी कि कितने वर्ष की आयु के बच्चों को कारखाने पर काम करने के लिए काम पर लाए जाने पर प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन डी 17। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और साथियों यह संविधान के अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 24 में जो कि 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। और साथियों यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और साथियों आपको बता दें कि अनुच्छेद 21 कै में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 कै में जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और साथियों जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी कैलोरी, ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैलोरी। यानी कि 1 किलो जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहा जाता है, जिसे 1 किलो कैलोरी कहा जाता है। और साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से किस रासायनिक प्रयोगशाला माना जाता है? मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से किस रासायनिक प्रयोगशाला माना जाता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क को, ऑप्शन बी
हृदय को, ऑप्शन सी यकृत को, ऑप्शन डी वक्र को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यकृत को। यकृत को मानव शरीर के अंगों की एक रासायनिक प्रयोगशाला माना जाता है। और साथियों, यह प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और आपकी आने वाली परीक्षा में देखने को मिल सकता है। साथियों, मस्तिष्क के से एक प्रश्न बनता है कि मस्तिष्क को कितनों भागों में बांटा गया है, जो कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि एक है अग्र, दूसरा पश्च और तीसरा मध्य मस्तिष्क। और साथियों, मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम के समथिंग, यानी कि 1450 या 1450 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। पूछा जाता है कि मस्तिष्क कितने सीसी का होता है। इसे 1400 या 1450 सीसी का, किसी में 1400 भी उत्तर ऑप्शन होता है और किसी में 1450 भी आ जाता है। साथियों, ज़्यादातर परीक्षाओं में 1450 सीसी का ही मस्तिष्क को बताया गया है और ज़्यादातर किताबों में इसका यही जवाब है कि 1450 सीसी का मस्तिष्क का वजन होता है, जो कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए साम्राज्य की स्थापना, ऑप्शन बी धन प्राप्त करना, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म को अपनाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा साथियों, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी धन को प्राप्त करना। यानी कि मोहम्मद गजनवी भारत को लूटने के उद्देश्य से ही भारत में आया था। और साथियों, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसका प्रथम आक्रमण था 1000 ईस्वी में, जिसने जयपाल को हराकर, यानी कि पेशावर का जयपाल को हराकर उससे धन लूट लिया था। और साथियों, इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। और साथियों, इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किया था और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया था, और जो कि सोमनाथ का मंदिर भीमप्रथन ने इसका निर्माण कराया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खारे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन ए सांबर झील। सांबर झील जो कि खारे पानी की झील नहीं है, बाकी बुलर झील, चिल्का झील और पुलिकट झील ये खारे पानी की झील है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करें। निम्न में से विवेकानंद के शिष्य है? ऑप्शन ए निवेदिता, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी कस्तूरबा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निवेदिता। निवेदिता जो कि स्वामी विवेकानंद की शिष्य हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद की शिष्य का नाम निवेदिता था। साथियों, आपको बता दें कि वह भगिनी निवेदिता के नाम से भी जाना जाता था। भगिनी निवेदिता के नाम से भी वह लोकप्रिय थी। और साथियों, सरोजिनी नायडू ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी और एनी बेसेंट भी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी। और साथियों, सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया था, या उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो कि सरोजिनी नायडू थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त एवं अस्थियों के कैल्शियम एवं फास्फेट के स्तर का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए ग्लूकेगान, ऑप्शन बी पैराथार्मोन, ऑप्शन सी कार्टिसॉल, ऑप्शन डी एल्डोस्टेरॉन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो कि रक्त एवं अस्थियों के कैल्शियम एवं फास्फोरस या फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है। साथियों, अगला प्रश्न है, कबड्डी टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7। कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, जबकि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और साथियों, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या
5 होती है और 9 खिलाड़ियों की संख्या बेसबॉल में होती है। साथियों, मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शांत घाटी को यह नाम दिया गया था। ऑप्शन ए शेरों की अनुपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी बाघों की अनुपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी लोमड़ियों की अनुपस्थिति के कारण, ऑप्शन डी चिकाड़ा की अनुपस्थिति के कारण। इसका सही जवाब होगा चिकाड़ा की अनुपस्थिति के कारण। साथियों, चिकाड़ा एक कीड़े का नाम है या कीट का नाम चिकाड़ा है और साथियों जो कि केरल के शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और साथियों, शांत घाटी जो कि केरल के पलक्कड़ जिले के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और इसका नाम चिकाड़ा की अनुपस्थिति के कारण ही रखा गया था। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम कठोर लिखित संविधान तैयार किया था। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी सऊदी अरब। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है और यह सर्वप्रथम कठोर संविधान भी कहा जाता है। और साथियों, आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और भारत का संविधान यह 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जाकर पूरा लिखा गया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच समाकलन किसने किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का आंकलन किसने किया था। साथियों, ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सर स्टेफन क्रिप्स, ऑप्शन सी सर सियड रेडक्लिफ, ऑप्शन डी लॉरेंस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर सिरिल रेडक्लिफ ने। सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा खींची गई थी, जो इन्हीं के नाम पर यह रेखा खींची गई थी। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है। ऑप्शन ए 3रे शिलालेख में, ऑप्शन बी 5वें शिलालेख में, ऑप्शन सी 13वें शिलालेख में, ऑप्शन डी पहले शिलालेख में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में जो कि कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और साथियों, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और यह बहुत ही शांति प्रिय राजा बन गया था। और साथियों, आपको बता दें कि 3रा शिलालेख में वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों को समायन एवं महामात्यों की नियुक्ति। और साथियों, 5वां शिलालेख जिसमें धर्मार्थों की नियुक्ति से। और साथियों, पहला शिलालेख में जो कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है और पशु बलि पर प्रतिबिंब और अन्य वन्य संरक्षण से था। पहला शिलालेख जो कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है, जो कि अशोक के द्वारा ही लिखा गया और यह पशु एवं प्रतिबिंब वन्य जीव और संरक्षण से था। और साथियों, अशोक के 14 शिलालेख थे, जिसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन था। और साथियों, 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा से था। साथियों, आपको बता दें कि अशोक के 7 स्तंभ भी थे, जो पहला स्तंभ था टोपरा स्तंभ, दूसरा मेरठ स्तंभ, तीसरा इलाहाबाद स्तंभ, चौथा सांची स्तूप, 5वां सारनाथ स्तंभ और छठा लोरियानंदगढ़ स्तंभ और 7वां था रामपुरवा स्तंभ। साथियों, इससे प्रश्न बनता है कि अशोक के कितने शिलालेख थे। तो साथियों, अशोक के टोटल 14 शिलालेख थे। और साथियों, अशोक के 7 स्तंभ भी थे, जिसमें इलाहाबाद स्तंभ के बारे में भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इलाहाबाद स्तंभ जो ये कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था और वर्तमान में है इलाहाबाद 3 शासकों से संबंधित है, जो कि पहले थे अशोक, दूसरे थे समुद्रगुप्त और तीसरे थे जहांगीर। तो साथियों, आज के लिए ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और साथियों, इनसे आपकी परीक्षा में ज़रूर प्रश्न मिलेगा। साथियों,
जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अपने सभी दोस्तों पे शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। और हमारे मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट है, इसे भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम बड़ी मेहनत से आपको परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न कराते हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता आपको मिले। इसी उद्देश्य से हम आपके लिए ये मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न कराते हैं। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद साथियों।